बात है 3 दिसंबर 1984 की, जब रात के 2 बजे भोपाल शहर में ठंड ज़्यादा होने की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक से लोगों ने खांसना शुरू कर दिया और उनकी आंखों में बहुत तेज जलन होने लगी, जैसे किसी ने उनकी आंख में मिर्च झोंक दी हो। लोगों को चक्कर आने लगे थे, उनको उल्टियां होने लगी थी और कुछ के तो दम घुटने लगे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रात के 3 बजते बजते हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ उमड़ गई। कई लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गए और जो खुशकिस्मत लोग वहां जिंदा पहुंचे थे उनकी भी आखिरी सांसें चल रही थी। तो दोस्तों, आखिरकार 3 दिसंबर 1984 को भोपाल शहर में हुआ क्या था? क्यों लोग एक एक करके तरफ तरफ के मर रहे थे? यूं तो दुनिया भर में कई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुए हैं, लेकिन बात करें अगर दुनिया की सबसे बड़ी डिजास्टर की, तो आज भी 37 सालों के बाद भी भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सबसे पहले आता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। इस भयानक ट्रेजेडी के बाद भोपाल में अगले दिन सूरज उगी तो जरूर थी, लेकिन वो सूरज में पहले जैसी चमक देखने को नहीं मिली। शायद उस दिन सूरज भी सोच रहा होगा कि आखिरकार इस भोपाल शहर को हो क्या गया। इसकी शुरुआत होती है 1969 में, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी भारत की सरकारी कंपनी के साथ मिलकर एक फैक्ट्री शुरू करती है, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था। इस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मारने की दवा बनाई जाती थी। ये फैक्ट्री पेस्टिसाइड्स बनाती थी, तो यहाँ पर अमोनिया जैसी जहरीली गैसों का होना तो लाजमी था। इस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे जहरीली गैसों में से एक मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC भी थी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही गैस है जिसको वर्ल्ड वार 2 के दौरान केमिकल बम बनाने के लिए यूज किया गया था। इसका यूज जर्मनी ने फ्रांस पर किया था, जिसकी वजह से जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस को सिर्फ 4 दिन में ही जीत लिया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद मिथाइल आइसोसाइनाइड को सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही लाइसेंस दिया जाता था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी है, तो इसके पास गैस को बनाने का लाइसेंस था, लेकिन इसको सिर्फ अमेरिका में ही बनाया जा सकता था। तो 1970 में यूनियन कार्बाइड कंपनी इंडियन गवर्नमेंट से इसको इंडिया में बनाने की परमिशन मांगती है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि ये बहुत ही जहरीली गैस है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन कार्बाइड की पूरी हिस्ट्री निकाली, जिसमें गवर्नमेंट को पता चला कि ये पहले से ही अमेरिका में इस गैस का उत्पादन कर रही है, इसलिए कुछ सावधानी के नियम बनाकर इसको इंडिया में बनाने की परमिशन दे दी गई। परमिशन मिलने के बाद भोपाल के लोगों में खुशी आ गई थी, क्योंकि उस टाइम एक मेजर प्रॉब्लम था जॉब, और इस कंपनी के आने से लोगों को जॉब मिलने की काफी उम्मीद थी। आखिर वहाँ के लोगों को क्या पता था कि एक कीट नाश करने वाली पेस्टिसाइड्स वहाँ के लोगों को ही नाश कर देगी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले कुछ सुरक्षा नियम तय की थी। इन सुरक्षा के नियमों में सबसे पहला था कूलिंग सिस्टम। जिस टैंक में MIC को रखना था, उस टैंक में कूलिंग सिस्टम लगाया जाए, जिससे उस टैंक का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि दोस्तों MIC गैस एक बहुत ही जहरीली गैस थी और अगर उसको सही टाइम पर रोका नहीं गया तो वो एक बहुत बड़ा विशालकाय रूप ले सकती है। दूसरा था फ्लेम टावर, जो MIC को एयर में मिलने से पहले ही जलाकर खत्म कर देता। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इन तीनों के बावजूद भी MIC गैस को लीक करने से नहीं रोक पाते हैं, तो पाइप में कुछ ऐसी गैसें रखी जाती जिससे MIC का जहरीलापन कम हो जाता। कंपनी को परमिशन मिलने के बाद अब कंपनी को और भी फायदा होने लगा, क्योंकि MIC गैस को अमेरिका से मंगवाकर यूज करने में बहुत टाइम और पैसा दोनों लग रहा था, लेकिन अब वो दोनों चीज़ ही बचने लगी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कंपनी सुरक्षा के इंतजाम को नजरअंदाज करने लगी। समय के साथ साथ कंपनी के ओनर ने मशीन और पाइपों की रिपेयरिंग से भी पैसा बचाना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वहाँ के मैनेजर बाद में से नजरअंदाज करने लगे। दोस्तों, MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड को 3 टैंकों में रखा जाता था, जिसका नाम E610, E611 और E619 था। इन टैंकों में 30 टन तक MIC गैस को रखे जाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा धीरे धीरे इसको भी नजरअंदाज किया जाने लगा। फिर टाइम आता है 3 दिसंबर 1984 की। उस रात को टैंक E610 में ही सिर्फ 42 टन MIC गैस रखी गई थी, जबकि उसमें 30 टन ही MIC रखना था। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि भोपाल उस समय एक ऐसी ज्वालामुखी के मुख पर खड़ा था जो कभी भी फट सकती थी, और वैसा ही हुआ। 3 दिसंबर की उस रात को टैंक E610 में प्रेशर 55 PSI से ज़्यादा हो गया था, जो आमतौर पर 10 PSI होना चाहिए था। इस डिजास्टर के 4 घंटे पहले मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कमी के चलते अचानक से MIC से भरे टैंक नंबर E610 के अंदर पानी जाने लगता है। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस MIC से भरे टैंक में जाने लगा। MIC और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरा का पूरा 42 टन MIC में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का प्रेशर आने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इस रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया। जब तक वहाँ के कर्मचारियों को इसके बारे में पता चलता है, तब तक वहाँ बहुत देर हो चुकी थी। उनके सामने ही टैंक नंबर E610 में एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पूरे भोपाल शहर के हवा में मिलना शुरू हो जाता है। उस वक्त करीबन रात के 2 बज रहे थे और ठंड भी ज्यादा थी, तो लोग अपने अपने घरों में रजाई के अंदर रोज की तरह सो रहे थे और उन्हें इस एक्सप्लोजन की भनक भी नहीं थी। तभी कुछ ही देर में लोगों ने खांसना शुरू कर दिया और उनकी आंखें जलने लगी,
जैसे किसी ने उनकी आंखों में मिर्च झोंक दी हो। कुछ लोगों को तो उल्टियां होने लगी थी और कुछ के तो सिर दर्द होने लगे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर दिए। इस डिजास्टर ने जानवर तक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सांस तो वो भी लेते हैं। लोग जितना सांस ले रहे थे, ये गैस उनके अंदर उतनी ही तेजी से जा रही थी। रात के 3 बजते बजते हॉस्पिटल में बहुत ही भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने तो रास्ते में ही अपने दम तोड़ दिए और जो खुशकिस्मत लोग वहां पर जिंदा पहुंचे थे, उनकी भी आखिरी सांसें चल रही थी। उस रात को पूरे भोपाल शहर में मातम पसर गया था। क्या गली, क्या चौराहा, क्या रेलवे स्टेशन, हर जगह लाशें पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसलिए जिसको खांसी आ रही थी उसे खांसी की दवा और जिसको उल्टी आ रही थी उसे उल्टी की दवा दी जा रही थी, लेकिन इन दवाओं का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस रात को लोग तरफ तरफ के मरने लगे थे। सुबह होते होते बहुत लोग मर चुके थे। लाशें इतनी हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में रखने की जगह नहीं थी और हॉस्पिटल के बाहर लाशों की लाइनें लगी हुई थी। सिर्फ उस रात को ही 15 से 20 हजार लोग मर चुके थे और 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस की चपेट में आ गए थे। उस टाइम पे भोपाल शहर की कुल आबादी ही 8 लाख थी। इस मैनमेड डिजास्टर ने पूरे 2/3 भोपाल शहर पर अपना असर दिखाया। इस गैस ने पूरे भोपाल शहर को हिलाकर रख दिया था। इस गैस ने इतने लोगों को मारा था कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर कम पड़ गए थे। तो डॉक्टरों द्वारा यह फैसला लिया गया कि हर 10 से 15 लाशों में से किन्हीं एक लाश का ही पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि सभी के लगभग एक ही सिम्टम्स थे। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनको जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई। एक के ऊपर एक लाशों को रखा जाने लगा। यही हाल कब्रिस्तान में भी था। कब्रिस्तान में गड्ढे ज्यादा गहरे खोदे जा रहे थे और एक के ऊपर एक लाश रखी जा रही थी। वहाँ पे लाशों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई थी। जो भयानक मंजर भोपाल शहर ने उस रात को देखा था, इसकी खबर रातों रात पूरी दुनिया में फैल गई। सभी लोग यूनियन कार्बाइड को बंद करने के लिए प्रदर्शन करने लगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बनकर उभरी थी। अगले दिन यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन इंडिया आते हैं। 5 दिन बाद उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही उनको 25,000 प्राइवेट बॉन्ड पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि एक सरकारी हवाई जहाज उनको दिल्ली तक छोड़ने जाती है। फिर वो वहाँ से अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। वॉरेन एंडरसन ने अपने बॉन्ड पर वादा किया था कि वो तहकीकात में मौजूद रहेंगे, लेकिन एक बार वो अमेरिका गए, उसके बाद वो वापस कभी भारत नहीं लौटे। और जब सवाल उठाया गया कि किसके कहने पर एंडरसन को बेल दिया गया, तो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनको PMO ऑफिस दिल्ली से कॉल आया था। उस टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी वॉरेन एंडरसन को सिर्फ 6 घंटे के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिर्फ भोपाल गैस डिजास्टर को CBI के अंदर में दे दिया गया। उनकी जांच में मालूम हुआ था कि ऐसे इंसिडेंट कई बार हो चुके हैं। जैसे 1976 में रेड यूनियन ने कंप्लेन किया था कि यूनियन कार्बाइड प्लांट से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला उस समय कोई नहीं था। फिर 1981 में एक वर्कर ने फोसिन गैस सूंघ लिया था, जिसकी वजह से 72 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। फिर 1982 में फोसिन गैस लीक हो गई थी, जिसकी चपेट में 24 वर्कर्स आए थे, लेकिन उस टाइम कंपनी को सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब था, तो उन्होंने ये सब बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा अगले ही महीने एक केमिकल इंजीनियर MIC की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका 30% शरीर जल जाता है। कंपनी ने शुरुआत में तो सुरक्षा के इंतजाम किए थे, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कंपनी ने सुरक्षा के इंतजाम में से पैसे की कटौती करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टैंकों में क्रैक आने शुरू हो गए थे। CBI ने जब जांच करना शुरू किया तो उनको पता चला कि अभी 24 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड अभी टैंक के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले उस गैस को खाली करने का फैसला किया। भोपाल के लोगों को जैसे ही यह बात पता चली, वो तुरंत ही भोपाल शहर को खाली करना शुरू कर दिए। लेकिन CBI को पता था कि अगर ये 24 टन MIC अगर फिर से लीक हुई तो भोपाल में एक बार फिर से वो मंजर लौट सकता है। इसलिए CBI ने सबसे पहले उसको खाली करने का फैसला किया था। 2010 में अदालत ने वॉरेन एंडरसन और उनके 7 कर्मचारियों को दोषी माना और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। लेकिन वॉरेन एंडरसन उस टाइम इंडिया में नहीं थे, तो उनको कुछ नहीं हुआ। 7 कर्मचारियां थे तो उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर इस घटना पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इस घटना के हुए अब 37 साल हो गए हैं, लेकिन भोपाल के लोग आज भी इस गैस से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें, और आपको अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक वीडियो चाहिए तब कमेंट में अपना टॉपिक जरूर लिखें। मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक पर अपना वीडियो बना सकूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।